अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरे तमाम देखने वाले कैंपस पे मौजूद फ्यूचर डॉक्टर्स को मेरा सलाम और खुश आमदीद। ये जी, उम्मीद है आपका एक दिन बड़ा अच्छा खुश व खुरम खैर वाफियत के साथ गुजरा होगा और आपने इस एक दिन के अंदर यकीनन कुछ प्रोडक्टिव काम किया होगा। प्रोडक्टिव बोले तो कहीं पे अपना काम, अपने टाइम यूटिलाइज किया होगा, पढ़ाई लिखाई में कुछ नया सीखा, कुछ नया सिखाया होगा फॉर रिगार्डिंग योर अपकमिंग एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन। बहुत सारे बच्चों को ये शायद गलत फहमी हो रही है। बच्चे बात कर रहे थे कि शायद द ई कैट, एम डी कैट और नम्स टेस्ट माइट नॉट गोना हैपन। ऐसा नहीं होगा, शायद उनकी ये सोच है, उनको किसी ने बताया है या उनको किसी दोस्त से ये खबर मिली है, तो ये खबर मुकम्मल तौर पे गलत है। दिस इज़ नेवर एवर एवर गोना हैपन। आपका टेस्ट यकीनन होगा और ज़रूर होगा। मार्क माई वर्ड्स, राइट माई वर्ड्स, ये लफ्ज़ मेरे लिख लें, पत्थर पे लकीर है। बिकॉज विदाउट कंडक्टिंग दैट एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, मेरिट मेकिंग पॉलिसी वुड बी वेरी मच डिफ़िकल्ट। मेरिट मेकिंग पॉलिसी बहुत मुश्किल हो जाएगी। जो 90 प्लस पे मेरिट है वो 98, 99 पर चला जाएगा, 97 पर चला जाएगा। सो दैट इज़ नॉट गोना हैपन। हो सकता है ये अक्टूबर में हो जाए, सितंबर में हो जाए, बट इट विल गोइंग टू बी हैपन। माइट भी अगस्त में हो जाए अगर हालात बेहतर होते हैं। सितंबर तक चला जाए। अगस्त में तो खैर नहीं होगा, अगस्त में तो ई कैट पॉसिबल है। सितंबर तक चला जाए, सितंबर के मिड में हो जाए, अक्टूबर में हो जाए, नवंबर में हो जाए, बट इट विल बी हैपनिंग। ठीक है जी, तो ये उन मेरे शरादियों के लिए जिनका एक क्वेश्चन था। अच्छा यार, वो चंद यार मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ा करता हूँ, सारे रिव्यूज़ पढ़ा करता हूँ। चंद एक रिव्यूज़ का मैं आंसर देना चाहता हूँ। लेट मी सी देम। एक बेटी का एतराज़ था, गिला था कि सर आप बहुत तेज़ पढ़ाते हैं और रेज भी कर देते हैं। बेटा आई ट्राई टू बी लिटिल स्लो और आई ट्राई टू रेज आफ्टर सम टाइम। कोशिश करें कि अपनी पेस बढ़ाएं, अपनी स्पीड बढ़ाएं। वालेकुम सलाम सबको, वालेकुम सलाम। अपनी पेस बढ़ाएं ताकि आप साथ साथ नोट करना शुरू हों लेक्चर को। जितना स्पीड से आप अपना काम करने की आदत डालेंगे, वही स्पीड आपको आपके एंट्री टेस्ट के अंदर हेल्प आउट करेगी, आपको आपका एमडी कैट का पेपर सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगी। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। इसी तरह एक और बेटी का एतराज़ तो नहीं था, वो रिव्यू था। द लेक्चर वॉज ग्रेट बट द स्टार्स आर टू, आई डू नॉट नो द रीज़न फॉर दैट। अनदर रिव्यू वॉज गुड बट स्टार्स वर टू। आई एम नॉट गोना टेक नेम्स, तो मुझे समझ नहीं आई। मैं आपके सारे कमेंट्स रिव्यूज़ पढ़ता हूँ बिकॉज दीज आर ह्यूज सोर्स ऑफ इम्प्रूविंग माई सेल्फ, इम्प्रूविंग माई लेक्चर। वालेकुम अस्सलाम सब बच्चों को इज्तमाही तौर पे मेरा सलाम, आपका सलाम इज्तमाही तौर पे मुझे हुन अगे वधिए। सलाम 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 दी लग सलाम अलैकुम की रेडी लग गई है। अच्छा, बात कर रहे थे हम लास्ट टाइम अनसर्टेनिटी एंड एरर्स पे, तो वहां से ही अपनी बात को लेके आगे चलते हैं। और ऐसा क्या हाल है सर? अब बेटा मैं ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल की जानिब से एक अपनी बात का आगाज करते हैं जी। क्वेश्चन है द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन मास इज 2% while in velocity it is 4%. What will be the uncertainty and kinetic energy? ये सवाल शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि कुछ बच्चों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम थी। तो खैर मुबारक जानी, जुम्मा मुबारक जानी, खैर मुबारक जानी। तो जिन कुछ बच्चों को इस टॉपिक में इशू था, तो इसीलिए ये वाला टॉपिक, ये वाला क्वेश्चन रिपीट किए देता हूं। अनसर्टेनिटी मास में गिवन है 2% और वेलोसिटी में गिवन है 4%। आपसे काइनेटिक एनर्जी की अनसर्टेनिटी पूछी गई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय 1/2 mv स्क्वायर, राइट। सो इसमें
मल्टीप्लिकेशन का रूल भी लगेगा और पावर का रूल भी लगेगा। सो पहले पावर का रूल लगा लेते हैं फॉर वेलोसिटी। अजान टाइम क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा पॉज दे देते हैं। सो वेलोसिटी की परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकाल लीजिए। पहले वेलोसिटी की पावर है 2 और अनसर्टेनिटी है 4, 2 ज़रबे 4 8%। सो वेलोसिटी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 8%। वाइल अब mv स्क्वायर की निकालिए काइनेटिक एनर्जी की टोटल। तो जब मल्टीप्लिकेशन की बात आती है तो कल बताया था परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड हो जाती हैं। वेलोसिटी की 8 है, मास की 2 है। एक बेटी ने जवाब दे भी दिया तो टोटल इज 10%। गॉट इट सर? बड़ा करें। ओके मैं मजीद बड़ा करूंगा, पता नहीं कितना चाह रहे हैं आप बड़ा करना। अच्छा जी, उसके बाद देयर इज अनदर क्वेश्चन। ये भी एक क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था इनबॉक्स में कि सर डायमेंशन से अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो मैंने उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले करवाया था, वही क्वेश्चन दोबारा करवाऊंगा और फिर उसके बाद डायमेंशंस की तरफ चलूंगा, डायमेंशंस की तरफ बढ़ूंगा। क्वेश्चन है जी कुछ इस तरह से, अ क्वांटिटी इज गिवन बाय quantity is given by m raised to the power a, l raised to the power b, t raised to the power minus c. If the percentage uncertainty in m, l and t is alpha, beta and gamma respectively, what is the uncertainty in quantity? ठीक है जी, सवाल आ गया आपके सर, आपके सामने। क्लियर सर? मुकद्दस सलाम सर। वायरस वालेकुम सलाम। मुकद्दस सर अपनी तस्वीर तो चेंज कर लो वायरस से हटा के। सो अ क्वांटिटी इज गिवन बाय, एक क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है एम ए एल बी टी माइनस सी। ये उसकी समल डायमेंशंस गिवन है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी एम एल टी में गिवन है। एम में है अल्फा, बी में एल में है बीटा, टी में है गैमा। तो आपने क्वांटिटी की टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है। इंतहाई सिंपल है। फ्री लाइव क्लासेस कब तक होंगी? मे भी फ्री अब नहीं हो रही, फ्री खत्म हो गई है। आप पेड ही हैं सारे, आई गेस, आई होप सो। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिएगा हर एक में पावर मौजूद है, हर एक में पावर मौजूद है। तो पावर रूल लगा के पहले हर क्वांटिटी की इटसेल्फ अनसर्टेनिटी कैलकुलेट कीजिए। तो मास में कितनी अनसर्टेनिटी होगी? पावर इनटू अल्फा। सो मास की अनसर्टेनिटी आ जाएगी मेरे पास ए अल्फा। इसी तरह लेंथ की अनसर्टेनिटी आ जाएगी बी बीटा। टाइम की अनसर्टेनिटी आ जाएगी वहां पे माइनस सी पावर है, माइनस सी गैमा। तो एम ए एल बी टी माइनस सी की टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी सबको ऐड करने के बाद, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐड करने के बाद ए अल्फा प्लस बी बीटा माइनस सी गैमा, दिस वुड बी द फाइनल रिजल्ट। आई होप यू गॉट इट। ठीक है जी, ठीक है जी, यू गॉट इट। आई गेस ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह कल इनबॉक्स में एक बेटे का सवाल था, शहजादे मेरे का छोटे भाई का क्वेश्चन था कि सर जो हमारा एमडी कैट ई कैट है इसका कोर्स कंटेंट क्या है। मैंने कहा था कि सिर्फ बुक नहीं है, बुक प्लस ए लेवल्स डाटा भी मौजूद है, ए लेवल्स का मटेरियल भी मौजूद है। तो उसने कहा था कि सर हम ए लेवल्स की तैयारी कहाँ से करेंगे, बिकॉज आप बुक करवा रहे हैं। तो लेट मी टेल यू, ये बात थोड़ी सी करने के बाद आगे मूव ऑन करूंगा। मैं सिर्फ आपको बुक नहीं करवा रहा, मैं आपको बुक से हट के बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, बुक से हट के बहुत सारी चीजें ऐड करवा रहा हूँ। द रीजन इज दिस कि हमने एमडी कैट और नम्स के कोर्स को पिकअप करना है, इस कोर्स को लेके चलना है। हम आपको फिजिक्स की बुक नहीं तैयार करवा रहे, हम आपको एमडी कैट और नम्स का कोर्स करवा रहे। फॉर एग्जांपल कल इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का टॉपिक था, इट वाज नॉट फ्रॉम योर बुक, इट वाज समथिंग आउटसाइड फ्रॉम द बुक। इसी तरह इसके ऊपर जो कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में भी, आपका कल टेस्ट है तो कल टेस्ट में ही हूँ या आज
मैं आपको वो करवाऊंगा, वो दूंगा, यानी आई हैव अ प्लेंटी ऑफ डाटा दैट आई विल गिव इट टू यू। तो आप खुद भी सॉल्व करेंगे और आप अपना बाकी डाटा भी, कल मुझे कुछ बच्चों ने तस्वीरें भी भेजी कुछ क्वेश्चंस की, मैंने कुछ को सॉल्व करने की कोशिश की और कुछ को मैंने डिस्कशन डे के ऊपर सॉल्व करवाने, जब आपके एफएलपी की डिस्कशन होगी वो क्वेश्चंस कुछ मैं तब डिस्कस करवाऊंगा। क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी बच्चों ने भेजे कल। तो दिस इज आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो आपका साथ साथ चलेगा, यू नीड टू जस्ट पुट द ट्रस्ट। हम बहुत सारी चीजें एतबार के साथ, मैं तवक्कल की बात नहीं कर रहा, तवक्कल अल्लाह की ज़ात पे, हम बहुत सारी चीजें एतबार के साथ करते हैं, एतबार के बगैर नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कल को आपके पास आपके पेशेंट्स आएंगे, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं यू पुट योर ट्रस्ट इन दैट डॉक्टर कि यार मुझे तो आपको एक मेडिसिन लिख के दे रहा है, यू डू नॉट नो व्हाट दैट मेडिसिन इज, यू जस्ट पुट द ट्रस्ट इन हिम और फिर अल्लाह पाक आपको मुकम्मल शफा देता है। वो किसी बड़े का कॉल है कि पीर कामिल या यकीन कामिल, तो भाई यकीन कामिल होता है, यकीन कामिल हो तो पीर कामिल होता। सो यू जस्ट नीड टू पुट द ट्रस्ट, इंशाल्लाह वी विल डू समथिंग गुड, वी विल डू समथिंग ग्रेट इंशाल्लाह। अच्छा जी, एक सवाल और चंद सवालों की जानिब बढ़ते हैं। डायमेंशंस के ऊपर हल्की फुल्की सोच रहा हूं मैं बात कर लूं आज। चलिए जी, डायमेंशन से एक सिंपल से सवाल से बात शुरू करते हैं, फिर वो सवाल भी कर लेंगे जिसमें एक बेटी को क्वेश्चन, एक बेटी को प्रॉब्लम भी थी, जहां से अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, जहां से अच्छा जी, सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डू नॉट हैव सेम डायमेंशंस, विच of the following have do not which of the following do not have same dimensions? Options we have work and torque, work और टॉर्क यानी टॉ, बी ऑप्शन है मेरे पास इंपल्स मोमेंटम। फिर एक सवाल है जी सी एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, एच डी नन। क्या ख्याल है इनमें से किस पेयर की डायमेंशंस सेम नहीं है? सर आज जुम्मा भी है, 1:30 तक एंड करिएगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट बेटा, आई विल ट्राई, श्योरली आई विल ट्राई। मुकद्दस मेरी तरफ तवज्जो रखो, इधर उधर तवज्जो ना रखो। अच्छा, आई एम रीडिंग ऑल योर कमेंट्स, तवज्जो मेरे में रखो, आई थे मरो। सो ये निकल जाती हैं चीजें कभी कभार। तो सवाल है कुछ इस तरह से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस, किस पेयर की डायमेंशन सेम नहीं है? वर्क और टॉर्क बोथ आर मेजर्ड इन न्यूटन मीटर, डायमेंशन सेम निकलेंगी। इंपल्स के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, याद है, F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी कहते थे, फिर कहते थे कि F इंटू टी होती है इंपल्स, जो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल है। तो इंपल्स और मोमेंटम की भी डायमेंशन सेम होती हैं, याद रखिएगा। ये असल में पॉइंट बता रहा हूं, वर्क और टॉर्क डायमेंशन सेम, इंपल्स मोमेंटम डायमेंशन सेम, एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन जाउल सेकंड, Planck's constant joule second, so once again dimensions are same, so none is the correct option, क्योंकि तीनों पेयर्स की डायमेंशन सेम है, सिर्फ नन ही इज द ओनली ऑप्शन जहां पे डायमेंशंस सेम नहीं होंगी, बाकी हर जगह सेम है। इसी तरह के एक और सवाल कुछ इस तरह से है, सवाल की स्टेटमेंट बोल देता हूं और आपने जरा मुझे बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है। सवाल की स्टेटमेंट इस तरह से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस, कौन सी क्वांटिटी डायमेंशनलेस नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस। ठीक है जी, सैयदा अभी नन आ गया, सब बच्चों ने जवाब दे दिया नन। मुकद्दस व्हाई यू आर स्लीपिंग, आप सो रहे हैं क्या? अच्छा जी, सो ऑप्शंस में सवाल मैंने आपको बता दिया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस। ऑप्शन ए कर लें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ऑप्शन कर लीजिए स्पेसिफिक ग्रेविटी,
स्पेसिफिक ग्रेविटी की बजाय स्पेसिफिक ग्रेविटी कर लीजिए, एक ऑप्शन कर लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी, एक ऑप्शन कर लीजिए नॉन। व्हाट डू यू थिंक इज नॉट डायमेंशनलेस? इनमें से डायमेंशनलेस क्वांटिटी कौन सी नहीं है? नन नन नन, यानी ये आपका मैम अभी का सवाल है। ये सर ये स्टार्ट से ही ऐसे करती मुकद्दस करती करता, यानी मुताहर आपने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आई। मुताहर ये अपने कमेंट में दोबारा कर दीजिएगा। अच्छा मुकद्दस एवरीथिंग इज फाइन, यू आर लिटिल बिट एंग्री। भाई सब खैर है मुकद्दस भाई, सब खैर है? आप परेशान लग रहे हो। इफ यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, इफ यू आर नॉट गेटिंग समथिंग यू कैन टेल मी। कश्यप बच्चे ने कमेंट किया सी। हाँ देखो यार, आपके सी कमेंट की वजह से कश्यप मुझे पता चल गया, मैंने सी तो लिखा ही नहीं है, मैंने डी 2 दफा लिख दिया तो ये सी था। लीजिए अमीर कामरान ने 2 का एग्जांपल दी, सी काशिम सी डी। चलिए जी मैं आपको समझाता हूं कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स असल में इट इज गिवन बाय n इज इक्वल्स टू c बाय v, यानी स्पीड ऑफ लाइट ओवर स्पीड ऑफ लाइट एंड द स्पेसिफिक मीडियम। डायमेंशनलेस, डायमेंशन खत्म हो जाती हैं जब सेम चीज की रेशियो ली जाए। स्पेसिफिक ग्रेविटी है, द ग्रेविटी ऑफ, ग्रेविटी बोले तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये भी डायमेंशंस खत्म हो गई। रिलेटिव वेलोसिटी वी आर कहते हैं दो वेलोसिटीज के सम को या दो वेलोसिटीज के डिफरेंस को। यहां पे रेशो नहीं ली जा रही, दो वेलोसिटीज का सम में डिफरेंस लिया जा रहा है। सो रिलेटिव वेलोसिटी, सो रिलेटिव वेलोसिटी है v प्लस v माइनस v माइनस v माइनस। सो रिलेटिव वेलोसिटी एक सेम क्वांटिटी का और सेम क्वांटिटी की रेशो नहीं है, दैट्स व्हाई इसकी डायमेंशंस यकीनन होंगी और मौजूद होगी। फिर एक क्वेश्चन एक बेटी का था, बल्कि एक क्वेश्चन एक और बेटी ने शेयर भी किया हुआ था, मैं वो जो शेयर किया हुआ था सवाल मैं वो भी आपसे शेयर कर लूं जरा, फिर उसके बाद आगे मूव ऑन करूंगा। क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, पहले ये क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूं तो यही दोबारा करवाऊंगा, फिर उसका क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन है जी क्या क्वेश्चन था जी, जरा लेट मी चेक दैट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि P एक क्वांटिटी है जो a माइनस टी स्क्वायर ओवर बी एक्स के इक्वल है। मुझे बताइए भाई ये a ओवर b की डायमेंशंस क्या होंगी, a ओवर b के यूनिट्स या a ओवर b की डायमेंशंस क्या होंगी, ये सवाल था। तो एक 15 पे अगर आप 15 मिनट लेट भी चले जाएंगे तो कोई इशू नहीं होगा। नुमान थोड़ा सा यार पढ़ लो अभी, यू हैव टाइम, यू कैन गो, यू कैन पिक अप द जुम्मा ऑन टाइम। सो ये सवाल मैंने पहले करवाया था, इसमें एक बेटी को प्रॉब्लम थी और एक दो बच्चों को और प्रॉब्लम्स थी, तो इसे दोबारा देख लेते हैं। मैंने कहा था याद रखिएगा कि जब दो क्वांटिटीज ऐड या सबट्रैक्ट हो रही हो तो आपने याद रखना है दे बोथ क्वांटिटीज हैव सेम यूनिट्स, दे बोथ क्वांटिटी शेयर देयर यूनिट्स, इन दोनों क्वांटिटीज के यूनिट्स सेम है। सो इससे हमें एक बात तो समझ में आती है कि भाई ए के यूनिट्स या ए की डायमेंशन टी स्क्वायर बोले तो सेकंड स्क्वायर या टी प्लस 2 डायमेंशन होंगी। और प्रेशर की डायमेंशंस वी ऑल नो दैट फोर्स पर यूनिट एरिया होता है mlt माइनस 2 ओवर L2 होती है। तो अगर मैं एक काट दूं तो ये बन जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2। ये आपको वक्त के साथ साथ रहते याद हो जाएंगे। ये प्रेशर की है। सो प्रेशर के लिए आप प्रेशर की डायमेंशन लिखें ml माइनस 1 t माइनस 2, साथ ही ऊपर ए की डायमेंशन है वो लिख दीजिए T2, नीचे बी की पहले फाइंड करनी है, x डिस्प्लेसमेंट था उसकी L लिख दीजिए। तो b को एक तरफ ले जाएं, बाकी तमाम चीजें दूसरी तरफ ले आए, b इधर ले आएंगे, T2 ऊपर रह जाएगा और नीचे हो जाएगा ml माइनस 1 t माइनस 2 राइट, और L आ गया।
एल एल माइनस वन से कट जाएगा, ये टी ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, सो बी विल गेट एम माइनस वन टी माइनस प्लस हो गया टी 4 हो गया। सो आपके पास बी की डायमेंशन आ गई एम माइनस वन टी 4। नवान बच्चे प्लीज बिहेव योर लैंग्वेज, थोड़ी सी क्लास में तवज्जो करें। हाँ ठीक है जी, थोड़ी सी आपस में गुफ्तगू की बजाय अगर मेरे साथ गुफ्तगू करेंगे तो ज़रा मेरा भी दिल लग जाएगा। फॉर योर ऑन डिस्कशन द मैसेंजर इज ऑलवेज देयर, जो आप लोग करते रहते हो घर बैठ के रात को, सब पता है मुझे। खैर बात मैं ये करने लगा था, यू नीड टू कैलकुलेट ए बाय बी। ए इज, ए की डायमेंशन T2 थी और बी की डायमेंशन m माइनस वन T4 थी, तो जरा सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा m ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, t ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, mt माइनस 2, इसकी रेशो निकल आएगी। तो एक तो तरीका ये था। इसी तरह का एक सवाल एक बेटी का था, मैं वो भी आपसे जरा शेयर कर लूं। वो सवाल क्या था जी, जरा सवाल मुझे देखने दीजिएगा। यस, इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द बोथ साइड्स आर इक्वल। जी बिल्कुल ठीक है, आपने ऐसे ही होगा। लेट मी चेक दैट क्वेश्चन। मुझे जरा वो सवाल चेक करने दीजिए जरा, एक मिनट। आई नीड टू चेंज द प्रोफाइल। ये शराज आपने बिल्कुल ठीक कहा। इफ यू पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द बोथ साइड्स आर गोइंग टू बी इक्वल, प्रूव इट। प्रूव इट, ओके आई विल प्रूव इट। ठीक है, कर देते हैं जी प्रूव इसको भी। पहले वो क्वेश्चन मेरा जो तलाश कर रहा हूँ वो करवा दूं जरा। The question is lost somewhere. Yes, I've got the question. क्वेश्चन है जी कुछ इस तरह से, गौर से देखिएगा सारे बच्चे। एफ वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये स्क्वायर टी के ऊपर मौजूद है। ये एक स्टेटमेंट है। वाई की डायमेंशंस है मीटर्स एंड टी इज इन सेकेंड्स। टी जो है वो सेकेंड्स में यानी टाइम है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ बी, बी के यूनिट्स बताएं क्या होंगे। तो जरा गौर से सुनिएगा सर। ये कमेंट्स वाला पेज देखिएगा जरा, चला गया, बच्चे गायब हो गए। यकीनन आप देख तो रहे होंगे, आप आवाज तो जा रही है, जरा सुन लें। मैंने कहा था कि हमेशा सेम ही क्वांटिटीज आपस में ऐड हो सकती हैं, तो यानी इन सब की डायमेंशंस जो निकलेंगी, ए बी टी की डायमेंशन सी टी स्क्वायर की डायमेंशन सेम है। जब इन्हें ऐड करेंगे तो वाई आ रहा है, यानी इनको ऐड करने के बाद जो डायमेंशन निकलेंगी वो मीटर की होंगी। यानी कि ये सारी डायमेंशन सेम है, यानी सारी डायमेंशन सेम किसके हैं, मीटर के सेम है। सो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट बी टी इक्वल्स टू मीटर, इसको आप मीटर के इक्वल पुट करें। सो बी वुड बी इक्वल्स टू मीटर बाय सेकेंड्स। सो बी वुड बी इक्वल्स टू एम टी माइनस वन। तो उसकी डायमेंशन एम, सॉरी नॉट एम, एल, मीटर एल होता है, लेंथ होता है, एल टी माइनस वन।
सो बी की डायमेंशन LT -1 आ जाएंगी। ठीक है जी, गॉट दैट। इसके बाद एक दो बातें और कर लें, अगर कुछ डायमेंशंस मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा। बल्कि याद रखने से पहले एक सवाल आ गया, वो सवाल कर लेते हैं। सवाल है जी, which dimension, which quantity will have same dimension as frequency? किस क्वांटिटी की डायमेंशन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की बजाय अगर हम लिखें ज्यादा बेहतर है एंगुलर वेलोसिटी। किस क्वांटिटी की डायमेंशंस एंगुलर वेलोसिटी वाली होंगी? एक ऑप्शन ले लेते हैं LC, एक ऑप्शन ले लेते हैं LC -1/2, एक ऑप्शन ले लेते हैं LC 1/2, एक ऑप्शन ले लेते हैं नन की। क्या ख्याल है कौन सी ऑप्शन या किस क्वांटिटी की डायमेंशन एंगुलर वेलोसिटी की होंगी? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई एंगुलर वेलोसिटी होती क्या है। एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, ओमेगा इज 2πf। सो इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? फ्रीक्वेंसी वाली T -1। तो आपने देखना है कि भाई कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी वाली यानी T -1 आती हैं। अगर तो आपने सारी ऑप्शंस गौर से देखी हैं, मैं आई विल क्लिक ऑन, आई विल जंप ऑन द करेक्ट कंक्लूजन। सर कमेंट्स नहीं आए फिर आ रहे हो बच्चों, आपके कमेंट्स फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहे, देयर इज एन इशू है, तो भी मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ पाऊंगा। इंशाल्लाह विद इन 2 or 3 मिनट्स आपके कमेंट्स वापस रिवाइव हो जाएंगे, तो फिर मुझे नजर आएंगे। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि अगर आपने सारी ऑप्शन देख ली हुई है तो मैं आप कंक्लूजन पर जंप करूंगा। इस तरह से हमने टॉपिक्स को जोड़ना सीखना, इस तरह से हमने टॉपिक्स के दरमियान कनेक्शन बनाना सीखना। मैं पहले भी इस बात को बता चुका हूं। अगर आपने चैप्टर नंबर 16 पढ़ा हो ऑल्टरनेटिंग करंट, वैसे तो एमडी कैट में ऑल्टरनेटिंग करंट का ज्यादा पोर्शन मौजूद नहीं है, नम्स के पोर्शन में ऑल्टरनेटिंग करंट हम पढ़ेंगे, कुछ डिवाइसेस हम पढ़ेंगे नम्स के पोर्शन में मौजूद है एडेड है। तो वहां पे आपने क्वांटिटी पढ़ी थी द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाज 1/2π√LC। L बोले तो इंडक्टेंस, C बोले तो कैपेसिटेंस। इसकी डायमेंशंस क्या होंगी? आपको पता है कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती, तो इसकी डायमेंशंस क्या बनेगी? LC (1/2). सो इसकी डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी वाली होंगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। इसी के साथ कुछ एक पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लें, मैं आपको याद रखवा देता हूं, बता देता हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जहन में बिठाने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरा कहीं पे लिख लीजिए। अगर तो कहे कि भाई LC (1/2) किसकी डायमेंशन है, तो याद रखिएगा पावर 1/2 -1/2 हो तो फ्रीक्वेंसी है। पावर का इनवर्स ले लूं तो वो टाइम बन जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इनवर्स टाइम होता है। इसी तरह फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर के एंड पे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पढ़ते हो, वहां पे चार्जिंग टाइम कांस्टेंट होता है RC। सो RC की डायमेंशन टाइम के इक्वल निकलेंगी, याद रखना। फ्रीक्वेंसी की मैंने एक बता दी, फ्रीक्वेंसी की मैंने आपको एक बता दी LC -1/2, और वो आपको बता भी दी कहां से आई है। इसी तरह एक अभी जहन में रख लो, वो आगे बताता हूं। इसे कहते हैं इंडक्टिव टाइम। जैसे चार्जिंग टाइम कैपेसिटर के लिए होता है, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव टाइम होता है, दैट इज L/R। ये चैप्टर नंबर 15 में जहां पे सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ाऊंगा, वहां पे साबित करवाऊंगा इंडक्टिव टाइम क्या होता है। देखो ये भी आपकी किताब में
नहीं मौजूद, लेकिन मैंने आपको बतानी है बात, आगे चैप्टर 15 में बताऊंगा। इंडक्टिव टाइम इज L by C। तो इंडक्टिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? F, इसकी डायमेंशंस और इसके डायमेंशंस जानते हैं कि इंपॉर्टेंट लिख लो, जो क्रिटिकल डायमेंशंस है, जो बच्चों को आमतौर पे नहीं पता होती, गलती कर डालते हैं, गलती कर देते हैं। इसी तरह अगर ये पूछ लिया जाए कि भाई 1/RC किसकी डायमेंशन होगी, इनवर्स ले लिया तो ये फ्रीक्वेंसी की बन जाएगी। इतनी थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर लेनी है, अकल को बिल्कुल बंद नहीं कर देना, दिमाग को ताला नहीं लगा देना। इसी तरह याद रखिएगा, चाहे कहीं लिखा हो E/ρ, चाहे कहीं लिखा हो गैमा P/ρ, चाहे कहीं लिखा हो P/ρ, और चाहे कहीं लिखा हो √F L/m, all these have dimensions equals to velocity। इनकी डायमेंशंस वेलोसिटी वाली होती हैं, यानी LT-1 होती हैं। उम्मीद है आप लोग सुन रहे होंगे, नस नहीं गए होंगे, सुन लेना यार, इंपॉर्टेंट बातें करूं डायमेंशंस के हवाले से। सो E/ρ इज वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड का जनरल फॉर्मूला है। सो ये रिप्लास करेक्शन है वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का, ये न्यूटन्स का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर का। ये वाला फॉर्मूला चैप्टर नंबर 8 में तुम पढ़ते हो जब वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग पढ़ते हो। और वैसे भी चैप्टर नंबर 1 डायमेंशंस के टॉपिक में भी ये आखिरी एग्जांपल लिखी हुई है FL/m की, तो ये वहां पे भी पढ़ते हो। तो सारी वेलोसिटीज की बात की हुई है, याद रखना ये वेलोसिटीज की एग्जांपल्स हैं। अब आ जाओ जरा थोड़ी सी बात 5 से 7 मिनट कर लेते हैं जरा इक्विलिब्रियम के ऊपर। फिर उसके बाद तुम लोगों का ये वाला जो टॉपिक होगा, जो टॉपिक नंबर 1 होगा तुम लोगों का MD कैट नम्स का, वो कंप्लीट हो जाएगा। MD कैट और नम्स का कंबाइन जो फर्स्ट टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने MD कैट में इंटर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स नहीं थी, वो कर ली। इसमें डायमेंशन नहीं थी, हमने डायमेंशंस का भी एक्स्ट्रा टॉपिक कर लिया। इक्विलिब्रियम का टॉपिक मजे की बात यह है कि आपके MD कैट और नम्स में दोनों में नहीं मौजूद, लेकिन लास्ट ईयर क्वेश्चन इक्विलिब्रियम में से आए हुए थे। सो इक्विलिब्रियम का पोर्शन भी करवाने लगा हूं मैं इसलिए इस वक्त। तो इक्विलिब्रियम पे बात करने लगे हैं। व्हाट इज मेंट बाय इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम क्या होता है? मेरे पास 10 मिनट मौजूद है, 10 मिनट में मैक्सिमम जितनी बातें हो जाएंगी, दैट्स गुड। इक्विलिब्रियम बोले तो इफ समथिंग इज बैलेंस्ड, हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब आपको पता होना चाहिए इक्विलिब्रियम की 3 बातें डिस्कस होती हैं। चलें सवाल के जरिए से डिस्कस करवाता हूं। विच one of the following is, which is type of equilibrium? इक्विलिब्रियम की टाइप कौन सी है जी? पहली है रोटेशनल, दूसरी कर लेते हैं स्टैटिक, तीसरी कर लेते हैं जी स्टेबल, चौथी कर लेते हैं ऑल। Which one of the following is the type of equilibrium? रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या टाइप है, या स्टैटिक इक्विलिब्रियम कोई टाइप है, या स्टेबल इक्विलिब्रियम कोई टाइप है, या ऑल? सजी देखिएगा जरा, कमेंट्स वगैरह आ सकते हैं, भी पॉसिबल है। कोई पता नहीं, मेरे बच्चे नस भज गए हैं कि भी बैठे हुए, तो जरा पता हो जाएगा। अच्छा, Which is the type of equilibrium? रोटेशनल, स्टैटिक, स्टेबल। इस सवाल का जवाब थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। मैं आपको जरा सारी बातें पहले खुल के समझा दूं। इस इक्विलिब्रियम की स्टेट्स 3 है जो बचपन में पढ़ी हुई है। बचपन में कौन कौन सी स्टेट्स पढ़ी हुई है? छोटे पे पढ़ा था, इसकी एक स्टेट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, एक है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सो ये बातें आपने बचपन में पढ़ी हुई है, लिहाजा आई एम नॉट गोना रिपीट देम, मैं इनको लिख के रिपीट नहीं करूंगा, बस सरसरी से बता देता हूं कि भाई जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है वो ऐसा इक्विलिब्रियम है कि जब जिसको फोर्स लगाई जाए, फॉर एग्जांपल बॉल, तो रोल होता रहेगा मगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ना अपनी असल जगह से ऊपर जाएगा ना अपनी असल जगह से नीचे आएगा। यानी बॉल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर में, आप इसे रोल करना शुरू करें, जितना मर्जी रोल करते जाए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फासला जमीन से वही रहेगा, ये शुरू में था। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं ऐसा इक्विलिब्रियम जिसे आप एक दफा फोर्स तो लगाएं मगर वो अपनी असल जगह से ऊपर उठे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी असल जगह से ऊपर उठे, थोड़ी देर के बाद वापस उसी जगह पे आ जाए जहां पे मौजूद था। सपोज करो एक डब्बा, क्या एक डब्बा जमीन पे पड़ा हुआ, अब्बा नहीं डब्बा, तो आपने इस पे फोर्स लगाई, ये डब्बा उठा,
इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी असल जगह से ऊपर गया, जब फोर्स को छोड़ा ये डब्बा वापस अपनी असल जगह पे आ गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां था वापस आ गया, तो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम जिससे अगर आप एक दफा फोर्स लगाओ, फोर्स हटाओ, तो वो अपनी असल जगह से भी धड़म नीचे गिर जाए, बहुत ही गिरा हुआ इक्विलिब्रियम, दैट इज अनस्टेबल। तो अच्छा, ये तो स्टेट्स पे बात हो गई, फिर इसकी कंडीशंस हैं। व्हाट आर द कंडीशंस? लेट्स टॉक अबाउट द कंडीशंस। इसकी कंडीशंस जनाबे वाला दो है। एक कंडीशन है सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। तो अगर तो पहली कंडीशन को फॉलो करे तो हम इसे कहते हैं कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, द इक्विलिब्रियम इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। अच्छा, दूसरी बात, दूसरी कंडीशन कौन सी है? सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। जब बॉडी पे लगने वाले तमाम टॉर्क्स जीरो हो जाए, ऐसे इक्विलिब्रियम को बोलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब जरा कंडीशंस पे भी बात सुन ली तो फिर टाइप्स पे सुन लो। टाइप्स हैं जनाब, टाइप्स हैं दो। वो दो टाइप्स कौन सी है? पहली टाइप है जनाब जिसे आप आम अल्फाज में स्टैटिक यानी रुका हुआ इक्विलिब्रियम कहते हैं। बताता हूं ये कब होता है, कैसे होता है। एंड द अदर वन इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। इससे रिलेटेड कुछ सवाल भी आज करवा दूंगा, या आज आई ट्राई कि मैं सवाल ना करवाऊं, बस ये बातें क्लियर करने के बाद आपको छोड़ दूं। जुम्मा भी है, आप बड़े सब्र से बैठे अगर आप बैठे हुए हैं अभी तो, अदरवाइज आई कैन नॉट रीड योर कमेंट्स। मैंने तो लग रहा है नसपच गए हो किसे। अच्छा अच्छा, मैं बात करनी है कंडीशंस पे, कंडीशन से फिर बात लेके आगे चलूंगा। पहली कंडीशन पे बात कर रहे थे कि जब सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जीरो है बॉडी पे, जब बॉडी पे फोर्सेस का सम जीरो हो, बोले तो फोर्स लग ही नहीं रही, जब फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन क्या होगी? जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो कब होती है? एक्सेलरेशन जीरो दो केसेस में होती है, या तो वेलोसिटी जीरो हो जाए या तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए। सिर्फ ये दो केसेस हैं कि जब वेलोसिटी जीरो हो तब भी एक्सेलरेशन जीरो होती है, बॉडी मूव नहीं कर रही, या जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए उस वक्त भी हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन जीरो हो गई है। अब मान लो कि लेट्स से दिस इज द डस्टर दैट इज प्लेस्ड ऑन माय हैंड। ये डस्टर मेरे हाथ पे मौजूद है, क्या ये मूव कर रहा है? इट इज नॉट मूविंग। इस पे लगने वाली फोर्सेस का सम जीरो है, इसका वेट नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, मेरा हाथ ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, सम जीरो है। इस सिचुएशन में ये इक्विलिब्रियम में तो है। कौन सी इक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी जीरो है, तो फिर ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वेयर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज v इज जीरो। सो आप इसे कहोगे ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? इट इज स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। डस्टर मेरे हाथ में जो पड़ा हुआ था वो कौन था? स्टैटिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। इसकी स्टेट कौन सी थी? इसकी स्टेट स्टेबल स्टेट थी, यानी उठाता डब्बे की तरह ना, जैसे डब्बा बनाया, उठाता छोड़ता वापस अपनी असली जगह पे आ जाता। अब दूसरी एग्जांपल लेते हैं, वो जो आपने छोटे होते बचपन में पढ़ा हुआ है, वो बारिश का कतरा। जो किसका कतरा? बारिश का कतरा। एक जमीन पे गिर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब जमीन पे गिर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो जानते हो कि ऊपर वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स नीचे वाली फोर्स यानी वेट के इक्वल हो जाता है। जब ऊपर वाली फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो जाए वेट के, उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है? यूनिफॉर्म। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी। जब एक्सेलरेशन जीरो हो गई तो कौन सा इक्विलिब्रियम? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। लेकिन वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो हम कहेंगे ये कौन सा है जी? ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। सो व्हाट आई विल से अबाउट दिस रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप के बारे में क्या कहूंगा? रेन ड्रॉप इज अ डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम भी है क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, और डायनामिक भी है क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। सो इस सवाल की तरफ आ जाते हैं। व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम? रोटेशनल कंडीशन है, टाइप नहीं है। फिर स्टैटिक, टाइप्स में देखो पहली टाइप स्टैटिक है। फिर स्टेबल, स्टेबल स्टेट है, टाइप नहीं है। ऑल भी नहीं हो सकता, स्टैटिक इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। इसी तरह रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। रोटेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब, अब आप लोग 6 चैप्टर पढ़ रहे हो, 5 चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आपको मेरी बात समझने में जरा आसानी होगी। जब बॉडी पे लगने वाले टॉर्क्स का सम जीरो हो जाए, जब बॉडी पर टॉर्क्स नहीं लग रहे तो उसकी रोटेशनल एक्सेलरेशन अल्फा जीरो हो जाती है। जब अल्फा जीरो हो जाए इसका मतलब क्या है?
यहाँ तो बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी जीरो है, बॉडी घूम ही नहीं रही, रुकी हुई है। जैसे आपके छत पे लगा हुआ पंखा जब आप बंद कर देते हैं रुका हुआ है, तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। या दूसरे केस में अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, जिस तरह अभी आपके सर पे छत पे लगा हुआ पंखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है। सो आप क्या कहोगे उस घूमते हुए पंखे के बारे में? पंखा घूम रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन दैट फैन इज जीरो, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है। तो आप कहोगे भाई है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मगर मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ओमेगा इज इक्वल्स टू यूनिफॉर्म। तो यू विल से वो जो पंखा छत पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यू विल से इट इज डायनामिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब एग्जांपल ले लो, आप बाग में गए अपने दोस्त के साथ, किसी और नियत से मुराद ये है कि आप बाग में गए थे अपने दोस्त के साथ बंक करने क्लास, लेकिन वहां पे गए तो आपका दिल किया सीसॉ लेने का। अब आप बैठे हैं सीसॉ पे और बैठे कुछ इस तरह से है कि यहां पे आप बैठे हैं और यहां पे आपका वो दोस्त, आपका बेली, आपका जिगरी, आपका संगी बैठा है और सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आप दोनों का मास लेट्स से सेम है, वेट इक्वल है। तो आप टॉर्क लगा रहे हैं, ये आपका दोस्त टॉर्क लगा रहा है ये, तो आपके दोस्त का टॉर्क कौन सा टॉर्क होगा? इट्स टॉर्क वुड बी क्लॉकवाइज, नेगेटिव टॉर्क होगा। और आपका टॉर्क कौन सा होगा? ये टॉर्क वुड बी एंटी क्लॉकवाइज, बोले तो पॉजिटिव टॉर्क होगा। अगर आप देखो दोनों का टॉर्क बराबर है क्योंकि वेट बराबर है ना, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ऑन द सी सॉ इज जीरो। इस सिचुएशन में भाई टॉर्क भी जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो है, तो इक्विलिब्रियम कौन सा हुआ? रोटेशनल। इक्विलिब्रियम इज रोटेशनल। इस केस में इक्विलिब्रियम तो है रोटेशनल जनाबे वाला, लेकिन कौन सा है? मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक है। तो आप कहोगे स्टैटिक रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। एक आध एग्जांपल और कर लें, आई हैव गॉट 5 मिनट्स। अच्छा जी, इससे आगे मूव ऑन करते हैं। यह टेस्ट भी है, टेस्ट भी दे देना आज, बाद में टेस्ट तुम लोगों को नजर नहीं आता, उसमें एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट कोई एक आधा डिस्कस, एक आधा कुछ शेयर किया होता है, तो फिर उसमें परेशान होते रहते हो कि सर ये क्या नजर नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा, टेस्ट शो नहीं हो रहा। तो थोड़ी देर तरह बैठ जाओ, मैंने भी ऐसे ही जाके भी पढ़ना है जुम्मा। अभी तो मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से निकलूंगा आपके लेक्चर के बाद, देन आई विल गो होम, देन आई विल गो फॉर जुम्मा प्रेयर, तो मैंने भी जाना है, तो आई एम ऑल्सो इन अ हरी। तो थोड़ी देर जरा बैठ के तसल्ली के साथ सुन लेना बातें, ताकि बेहतर हो जाए आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सवाल है जी कुछ इस तरह से कि हमारे पास इक्विलिब्रियम में से सवाल करवाने लगा हूं। हमारे पास एक चलो ऐसे ही कर लेते हैं, इसी को सवाल को कर लेते हैं। हमारे पास जनाब एक प्लैंक है दैट इज पिवटेड फ्रॉम पॉइंट बी। इस पे जो इस वक्त फोर्स लग रही है, दैट फोर्स इज एट सर्टेन एंगल। ये फोर्स किसी खास एंगल पे है। ये एंगल कहां से बताया जा रहा है? एंगल हमें बताया जा रहा है इसके परपेंडिकुलर से, एंगल थीटा है। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा फॉर फोर्स। ये इसका टेढ़ी होगी लाइन, ये इसका मोमेंट आर्म है आर, और ये एफ किसी खास एंगल पे लग रही है। पूछ रहा है भाई बताओ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन ए, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मैं टॉर्क वेक्टर की बात नहीं कर रहा, टॉर्क स्केलर की बात कर रहा हूं। एक फॉर्मूला है लेट्स से टॉ इज इक्वल्स टू आर एफ कॉस थीटा, एक है फॉर्मूला टॉ इज इक्वल्स टू लेट्स से आर एफ, एक कर लीजिए नन। व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट फॉर्मूला? गौर से देखिएगा, हम सब ये जानते हैं कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है दैट इज आर एफ साइन थीटा। पता है कि नहीं पता? इतनी बात तो आप सब लोगों को पता है, आप सब लोग इतनी बेसिक बात जानते हैं, मगर यहां पे कहानी थोड़ी सी कैसे मुख्तलिफ है देखिएगा। हम कहते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? कि जब प्लैंक पे लगने वाली फोर्स परपेंडिकुलर हो जाए। ये बात तो आपने पढ़ी हुई है, परपेंडिकुलर फोर्स पे टॉर्क मैक्सिमम होता है। यहां से पिवट है, टॉर्क विल बी मैक्सिमम कि जब फोर्स ऐसे परपेंडिकुलर लग रही हो। ये मोमेंट आर्म, फोर्स परपेंडिकुलर यानी मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। आपको एंगल कौन सा चाहिए होता है? मोमेंट आर्म के साथ दिस एंगल, ये चाहिए होता है आपको।
ये वाला एंगल आप थीटा के तौर पे ट्रीट करते हैं, जो कि आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। हाय थीटा, ये वाला एंगल थीटा के तौर पे ट्रीट करते हैं, जो आप इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। आपको एंगल दिया जा रहा है ये वाला, तो आपको एंगल चाहिए मोमेंट आर्म के साथ बनने वाला एंगल, ये वाला। मैं इसे फाई कह देता हूँ। फाई कैसे आएगा भाई? फिर ये सारा एंगल इस लाइन में और इस लाइन में टोटल एंगल 90 है, 90 में से थीटा निकाल दूं तो फाई आ जाएगा। फाई वुड बी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। तो भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन फाई। साइन फाई की वैल्यू पुट करो ना जरा। आर एफ साइन फाई की जगह पुट करोगे 90 माइनस थीटा। तो मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा हुआ, मैं बता देता हूं। जब साइन 90 माइनस थीटा आ जाए तो हम आराम से चुप करके साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखना, कभी भी साइन 90 माइनस थीटा लिखा हो, इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा। और अगर कभी भी कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हो, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइन थीटा। इन्हें कहते हैं कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगा, तो इतना बता देता हूँ, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, दे कैन बी इंटरचेंज, ये इंटरचेंज हो सकते हैं। तो इतनी बात मेरी जहन में रख लो। ये साइन 90 माइनस थीटा लिखा हुआ, ये हो जाएगा कॉज ऑफ थीटा। गॉट इट? बात पहले पड़ती है, तो फॉर्मूला इसका बन जाएगा करेक्ट वन, दिस वन। एक सवाल और कर लो फटाफट से, टाइम है मेरे पास, फटाफट से एक और सवाल कर लो। कहते कि मेरे पास एक प्लैंक है, प्लैंक यानी वही तख्ता है लकड़ी का। दिस प्लैंक इज समहाउ 3 मीटर्स लॉन्ग। इस प्लैंक की जो लंबाई है, जो लेंथ है, दैट इज 3 मीटर्स लॉन्ग। इसका जो वेट है दैट इज 50 न्यूटन। इसको बैलेंस किया गया है एक एंड से 1 मीटर के फासले पर, यानी यहां पे इसको बैलेंस किया गया, यहां से इसको पिवट किया जा रहा है। और मजे की बात है, ये बैलेंस हो भी गया। कैसे बैलेंस हुआ? ये बैलेंस हुआ कि जब एंड पे एक वेट लटकाया गया, एक वेट W लटकाया गया। कहां पे बैलेंस किया इसको? 1 मीटर के फासले पे बैलेंस किया। तो बताओ भाई ये वेट की वैल्यू क्या होगी? ये सवाल जरा दोबारा समझ लो, सवाल दोबारा समझा देता हूं। सवाल है जी, ये एक प्लैंक है जिसकी लंबाई, कुल लंबाई 3 मीटर है। ये इक्विलिब्रियम में है, इसका वेट 15 न्यूटन है, इक्विलिब्रियम में है 1 मीटर फासले पे एक एंड से। इट इज इसका इंग्लिश स्टेटमेंट है, इट इज बैलेंस्ड एट 1 मीटर फ्रॉम वन एंड ऑन अ वेज। एक वेज, इसको वेज कहते हैं, एक वेज पे 1 मीटर फासले पे बैलेंस किया गया। कैसे? बाय हैंगिंग अ वेट ऑफ W ऑन वन साइड। उसी साइड पे W वेट हैंग किया। भाई बताओ वेट क्या होगा? अब देखो, इस पिवट पॉइंट के क्रॉस 2 टॉर्क्स हैं। एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसके अपने वेट का टॉर्क, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से इसके अपने वेट का टॉर्क। तो दिस टॉर्क इज दिस वन, क्लॉकवाइज टॉर्क। दिस टॉर्क इज गोइंग टू बी नेगेटिव। एक इस वेट की वजह से टॉर्क, दिस टॉर्क going to be anti-clockwise, torque is going to be positive, ये पॉजिटिव टॉर्क होगा। ठीक है जी। सो क्योंकि ये बैलेंस है, बैलेंस में इक्विलिब्रियम में तुम जानते हो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। बोले तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की टाइप है। इस सिचुएशन में जरा करो कैलकुलेट, यहां से टॉर्क कितना लग रहा है? ये 1 मीटर है, 1 मीटर फासला ये है, तो ये वाला मोमेंट आर्म कितना होगा? भाई देखो, सेंटर पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, 3 मीटर का मुकम्मल रॉड है, तो यहां सेंटर तक का फासला क्या होगा? 1.5 मीटर। अब सेंटर से वेज तक का फासला क्या होगा? 0.5 मीटर, क्योंकि एक तो ये है। तो ये वाला टॉर्क निकालो, क्लॉकवाइज टॉर्क निकालो। वेट ऑफ रॉड 50 मल्टीप्लाई बाय 0.5 दैट इज इक्वल्स टू ये वाला वेट W, ये वाला मोमेंट आर्म इसका 1, लो 50 into 50 लिखना था यार, 50 into 0.5 that is 25, that is equals to W. So W is equals to 25 newtons. The simple weight is your answer. Simple हो गया। एक सवाल और करवा दूं अभी। Finally, I can see your comments. Welcome back, मरहबा बच्चों। I can see your comments now once again. एक सवाल और देख लो यार जरा फटाफट से, बस फिर उसके बाद बात को करते हैं खत्म, इजाजत तलब करते हैं एक दूसरे से। तुसी कितने नहीं जाना, तुसी ऐसे रहना, लेटेस्ट भी करना यार। 3-1 मिनट का टेस्ट है तो टेस्ट करके जाइएगा, जैसे कहते हैं ना लंगर खा के जाइएगा, तो टेस्ट करके जाइएगा। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा राइट पे,
ओके बेटी, नो प्रॉब्लम, ये ले, इसको मिटा दिया। सो मैंने जो काम यहां पे किया था, एक ये टॉर्क कैलकुलेट किया पॉजिटिव, वेट इनटू मोमेंट आर्म W इनटू 1, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होगा यहां पे 0.5 इनटू 50 है। सो W इज इक्वल टू 25 न्यूटन मैंने जवाब निकाला था। सो आई गेस मोमिना बेटा आपको नजर आ रहा होगा, तैयबा बेटे आपको भी नजर आ रहा होगा। तो आई गेस रिपीट प्लीज सिराज। और सिराज आपका क्वेश्चन भी था प्रूफ वाला, वो मैं करके कोशिश करूंगा कि आपको आज पिक्चर आपके मैसेंजर पे भेज दूं। बेटी क्या रिपीट करूं, सिराज क्या रिपीट करूं जरा, बल्कि मुझे मैसेंजर में बता दीजिएगा, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी सोल्यूशन के साथ भेज दूंगा। याद करवा दीजिएगा, याद करवाना आपका काम है, बाकी काम मेरा सिराज, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक सवाल और करवा लूं सिराज, ठीक है, परेशान ना होइएगा, आप मुझे टेक्स्ट कीजिएगा मैसेंजर पे, बताइएगा प्रॉब्लम अपनी क्या चीज रिपीट करनी है, तो वी विल डू दैट क्वेश्चन। मैम बस मुझे 1 मिनट और दे दें, मिल जाएगा, 1 मिनट मिल जाएगा मुझे और। तो एक सवाल और कर लेते हैं यार। सवाल है जी, हमारे पास एक फट्टा है, बहुत फटे, बहुत प्लैंक आ रहे हैं, प्लैंक उर्दू में तख्ता या फटा कहते हैं, फटे चकने आपने पेपर में। आपके पास एक प्लैंक है, इट्स टोटल लेंथ इज L, इस प्लैंक की जो कुल लंबाई है दैट इज L, द टोटल लेंथ ऑफ दिस प्लैंक इज L, दैट इज बैलेंस्ड बाय 2 फोर्सेस, 2 फोर्सेस के साथ बैलेंस किया गया, F1 और F2, इसे 2 फोर्सेस के साथ बैलेंस किया गया ऊपर की तरफ। अब कहानी कुछ इस तरह से है प्यारे बच्चों के, ये जो फोर्सेस हैं दे आर एक्टिंग एट L/4 फ्रॉम वन साइड एंड L/8 फ्रॉम वन साइड। ये फोर्स एक तरफ से L/8 पे लग रही है और ये फोर्स एक तरफ से L/4 पे लग रही है। शिराज थैंक यू सर, यू वेलकम मेरी जान। तैयबा बेटा ये मैं समझा नहीं किस हवाले से आपने कहा है। एनीवेज बैक टू द क्वेश्चन, आई वांट एवरी किड ऑफ माइंड टू फोकस ऑन दिस क्वेश्चन। सवाल बड़ा अहम है, सवाल है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ F1 ओवर F2। तो आपने इस सवाल की रेशियो फाइंड करनी है। ये सवाल बिल्कुल वैसे ही है कि बैटरी चेंज कर लें, कैमरा की बैटरी चेंज कर लें, आए बैटरी मुक गई, 1 मिनट में बुलाता हूं बैटरी मैम, देखिएगा जरा। ये सवाल पहले देख लेते हैं, फिर मैं उसके मतलब आपको बात सुनाने लगा था, वो मैं बाद आपको बाद में सुनाता हूं। सो देखिएगा यहाँ पे 2 फोर्सेस हैं, तो 2 टॉर्क्स लग रहे हैं। एक टॉर्क है इस फोर्स की वजह से लाइक दिस, ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो ये होगा नेगेटिव टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है इसलिए बता देता हूं, वैसे पता होना चाहिए आपको। एक टॉर्क लगेगा इस फोर्स की वजह से कुछ इस तरह से, ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो इट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव टॉर्क। क्योंकि ये बैलेंस हो गया तो इसलिए क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, टॉ क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टॉ एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, तो भाई आपने दोनों टॉर्क्स फाइंड करने हैं। ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है ये किसके इक्वल होगा, F1 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोमेंट आर्म। ये मोमेंट आर्म कितना होगा जरा गौर करना है, जरा देखना है साथ साथ। आई होप मैं नजर आ रहा हूँ, मैं नजर आ रहा हूं, ओके। सो ये कितना होगा, देखो ये सारा हाफ, पूरी लेंथ L है तो हाफ लेंथ L/2 हो जाएगी, तो सारी L/2 है, L/2 में से L/4 निकाल लो, ये लेंथ आ जाएगी। सो अभी करके देखो यहां पे जरा, L इसको LX कह लो, L/2 माइनस L/4 ये हो जाएगा 4, नीचे आ गया। तो आप ऐसे कर लो ना, ये 2L माइनस L, ये इतनी कैलकुलेशन तो बच्चों की तरह कर भी सकते हो। L/2 में से L/4, हाफ में से क्वार्टर माइनस कर रहे हो तो ये L/4 हो जाएगा। यार समझ आइए, मैं ना कुछ स्टेप जल्दी करके डर भी जाता हूँ कि पता नहीं बच्चों को स्टेप समझ भी आई है कि नहीं। कुछ डायरेक्टली करना भी सीखो, डायरेक्टली समझना भी सीखो। सो ये वाली लेंथ आ गई, LX इज L/4। सो इसका टॉर्क क्या हो जाएगा, F1 दैट इज F1 इंटू L/4। एक टॉर्क आ गया हमारे पास। सो दूसरा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, F2 इंटू दिस लेंथ। अब ये लेंथ कैसे आएगी, ये लेंथ सारी फिर से L/2 है, L/2 में से ये वाली लेंथ यानी L/8 माइनस कर दो, तो ये भी करके देखते हैं। LX इज इक्वल टू L/2 माइनस L/, वीडियो इज ब्लर 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 ब्लर,
चलें ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा, आई हैव गॉट नो टाइम मोर, और वैसे भी ब्लर हो गए, भी सोल्यूशन भी थोड़ा सा जरा ज्यादा था। चलें इसको यहाँ पे एंड करते हैं, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह अमानत है, कल आपको करवा दूंगा। सो जस्ट ड्रॉप दैट क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ। इससे पहले वाला सवाल तो उम्मीद है नजर आ गया होगा, समझ भी आ गया होगा, तो वहां पे रुक जाए। उम्मीद है कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। भागना नहीं है, जरा 3 मिनट का टेस्ट है, 3 सेकंड हो गए, टेस्ट करके जाइएगा। छोटा सा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स पे टेस्ट है। 1 माइल इज इक्वल्स टू, पेज रिफ्रेश करें फटाफट, जरा टेस्ट आपके सामने आ जाएगा। हो गया शो, ओके, टेस्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपके इधर सारे एमसीक्यूज एक दफा पढ़ दूं? मैं तो नजर नहीं आ रहा इनको कैमरे में, मैं भी आ रहा हूं, मेरा इतना बड़ा मुंह उनके सामने कैमरे के आगे आ जाएगा। सो 1 माइल इज इक्वल्स टू, ऑप्शन आर 1.625, 1.609 किलोमीटर में 1.32, 1.805 किलोमीटर। मैं नहीं बताऊंगा मैं नहीं बताऊंगा इसका ऑप्शन सही, मैं नहीं बताऊंगा, इसका ऑप्शन खुद करें। आगे चलें। 1 इंच इज इक्वल्स टू अनदर सिंपल कन्वर्जन, 1.32 सेंटीमीटर, 25.4 सेंटीमीटर, 2.10 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन आपको पता है, सही ऑप्शन मैं नहीं बताऊंगा। आगे चलते हैं। अल्लाह गलत हो गया, मेरा भी गलत हो गया, मैं भी सॉल्व करूं साथ साथ। अच्छा, 1 फुट इज इक्वल्स टू, ये आपको करना है। मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको सिखाया था 1 फुट को इंच में कन्वर्ट करना, और देखो ऑप्शन है सेंटीमीटर में मौजूद। 1 फुट को इंच में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया, बताया 1 फुट में कितने इंच होते हैं, और 1 इंच में सेंटीमीटर कितने होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो फर्स्ट कन्वर्ट फुट इनटू इंचेस, देन इंचेस इनटू सेंटीमीटर। करेक्ट ऑप्शन तुम्हारे सामने लिखा है, जरा तलाश करो, मैं नहीं बताऊंगा। फिर विच सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स इज द बेस यूनिट। यार ये सवाल बड़ा मजे का, ये सवाल मुझे बड़ा ही पसंद आया। ये सवाल खुद करो, ये सवाल मुझे याद करवाना, कल डिस्कस करवाऊंगा कि भाई किस सिस्टम ऑफ यूनिट में फोर्स एक बेस यूनिट है। सीजीएस में, एसआई में तो आपको पता है 7 बेस होते हैं, तो फोर्स एक बेस नहीं है। और क्या एमकेएस में फोर्स बेस यूनिट है, या ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में बेस फोर्स यूनिट है? तो ये जानने के लिए देखिए वक्फे के बाद अगली किस्त। Which dimension will be the same as that of time leopard? तो ये सवाल भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने आज हल्का फुल्का किया है, हो गया है ना। और मेरा टेस्ट नहीं खत्म हो रहा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ना चाह रहा हूं। लेट मी, इसके पीछे से कमेंट्स आ रहे। मैं मेरी टेस्ट जाएगा नहीं, मेरा जाएगा, चला गया। सो टेस्ट होपफुली सबने अटेम्प्ट किया होगा। ले जी, इफ यू हैव डन दिस टेस्ट तो मुझे इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर वालों का, छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखिएगा, वालिदैन का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और खाना टाइम पे खाइएगा। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।